बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 5 है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर आप प्रीवियस 4 लेक्चर देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पाकिस्तान हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 1930 से लेकर 1947 तक। तो सबसे पहले इवेंट इसमें आ जाएगा 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का, जो कि 1930 से लेकर 1932 में हुई, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ ने ऑर्गेनाइज की थी टू डिस्कस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। ठीक है, अक्सर एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है कि गांधी किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर एब्सेंट थे तो या मौजूद नहीं थे। तो वो 1930 की जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें गांधी मौजूद नहीं थी। उसकी रीज़न ये थी कि वो उस टाइम सिविल ओबीडियंस की मूवमेंट चला रहे थे, उसकी वजह से उनको जेल हो गई थी। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन थी मिस्टर जिना की लॉर्ड इरविन को, और प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त के थे यूनाइटेड किंगडम के रैम से मैकडोनल्ड। और इस रिपोर्ट को साइमन कमीशन ने सबमिट करना था मई 1930, जो कि कर नहीं पाए थे। इस मीटिंग्स के अंदर जो डिमांड थी वो सेल्फ रूल की थी, और इसमें इंडिया में ये बढ़ती जा रही थी। तो जो इसके पार्टिसिपेंट थे उसमें बी आर अम्बाटिकर, मोहम्मद अली जिन्ना, सर तेज बहादुर सप्रू, वी एस श्रीनिवासा शास्त्री, सर मोहम्मद जफरुल्लाह खान, केटी पाउल एंड मेरी बहन वर की पार्टिसिपेंट फ्रॉम इंडिया। और इन मीटिंग के अंदर जो है टर्म डोमिनेंट जो है वो यूज़ की गई, जो कि रेफ़र करती है सेवरल सेल्फ गवर्निंग नेशन की, जो कि ब्रिटिश एम्पायर के अंडर काम कर रहे थे, और डोमिनेंट स्टेटस उन्हें दिया गया था, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, न्यू फाउंडलैंड, साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसी तरह जो है आयरिश फ्री स्टेट थी, उनको 1926 के अंदर इंपीरियल कॉन्फ्रेंस के थ्रू ऑटोनोमस डिक्लेयर किया था ब्रिटिश एम्पायर के। और तमाम इन स्टेट्स को जो है ना ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का पार्ट बना दिया गया था। जो वर्ड या टर्म जो डोमिनेंट स्टेट्स है, डेट विच इज़ मास्टर्ड और रूल्ड, इट वाज यूज्ड बाय द ब्रिटिश टू डिस्क्राइब देयर कॉलोनीज और टेरिटोरियल पोजीशंस। ठीक है, तो डोमिनेंट का जो वर्ड का जो टर्म का यूज़ है वो इसलिए ब्रिटिशर कर रहे थे। इंडिया जो है वो डोमिनेंट स्टेट रहा है 1947 से लेकर 1950 तक, और उसके बाद जो है 1950 तक जब इनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ गया था। उसके बाद पाकिस्तान डोमिनेंट स्टेट रहा है 1947 से लेकर 1956 तक। ठीक है, और मोनार्क के कंट्रोल रहा है अंटिल 1956 तक। और जब अपना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन दिया था रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ने था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, उसके बाद से डोमिनेंट स्टेटस ख़त्म हो गया था। सीलून जो है 1948 से रहा है 1972 तक, और जो कि आज का श्रीलंका है। इसी तरह डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं आज तक वो डोमिनेंट है उस पर ब्रिटिश की तरफ से, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो ये सब अभी भी इन स्टेट को डोमिनेंस स्टेट कहा जाता है। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात कर ले तो आप देखेंगे राउंड द टेबल है और उसके आसपास सब लोग बैठे हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि गांधी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है, मूवमेंट इन मार्च 1930, so he was arrested. Conference of all political parties was announced by Governor General Lord Irwin. First conference was inaugurated by King George V on November 1930. जेम्स प्लेस जो लंदन में वहाँ पर ये हुई थी। जब गांधी वहाँ से रिहा हो गए तो उन्होंने गांधी और जो इरविन के बीच में जो बातचीत हुई उसे हम गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं, जो कि 1931 में हुआ। जनवरी 25 1931 में गांधी को रिलीज़ किया गया जेल से, और लॉर्ड इरविन ने और गांधी ने साइन किया, जिसको हम गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो वो सितंबर 1931 को हुई थी दिसंबर में, और जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स और अनटचेबल्स। ठीक है, उसके बाद गांधी ने जो है ना भूख हड़ताल कर दी थी, और सेकंड जो कॉन्फ्रेंस थी उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया और वो फेल हो गई। उसके बाद कम्युनल अवार्ड 1932 में आता है। उसके तहत ये था, कम्युनल अवार्ड के तहत जब दो कॉन्फ्रेंस हो गई और उसमें कोई रिजल्ट नहीं आ रहे थे, तो ब्रिटिश ने क्या किया, अपना ही प्लान प्रिपेयर करके गवर्नमेंट रूल का
वो दे दिया, जिसको हम क्रिमिनल अवार्ड कहते हैं कि। और उसके अलावा पूना एक्ट वाज आल्सो पास्ड फॉर अनटचेबल्स गांधी ब्रोकन फास्ट। गांधी ने फिर अपनी जो भूख हड़ताल पे गया था वो ख़त्म कर दी। इस बीच जो लास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो नवंबर से लेकर दिसंबर 1932 तक चली, जिसमें कांग्रेस ने तो बिल्कुल पार्ट ही नहीं लिया। और क्या किया कि जो कमेटी थी उसने अपनी पब्लिश की रिपोर्ट नवंबर 1933 के अंदर, और बिल पास हो गया 4 जुलाई 1935 का। और उसके बाद जो है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडियन एक्ट 1935 वो इस्टेब्लिश होता है। अब स्टार्ट में जब दोनों पार्टीज़ नहीं बात मान रही थी, ना मुस्लिम ना हिंदू, तो इन्होंने अपना एक्ट दे दिया था 1935 का ब्रिटिशर्स ने। तो स्टार्ट में जब एक्ट आ भी गया तो हिंदू और मुस्लिम या कांग्रेस और एआईएमएल दोनों एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, पर फिर भी इन्होंने क्या किया कि जो इलेक्शन थे 1936 से 1937 के, वो इसी एक्ट के थ्रू हो रहे थे। तो इन दोनों पार्टीज़ ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। और आगे चलकर यही 1935 का एक्ट 1947 से लेकर टिल जब तक पाकिस्तान ने 1956 तक अपना आइन नहीं बनाया, इसी को कंटिन्यू रखा। और इसी तरह 1947 से लेकर 1950 तक इंडियन ने जब तक अपना आइन नहीं बनाया, तो इसी आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने कंटिन्यू रखा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 वाज प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड इन 1937 में ये इम्प्लीमेंट हुआ था। बात कर लेते हैं इलेक्शन 1936 और 1937 की। तो इसमें टोटल जो सीटें थी वो 707 कांग्रेस जीत की थी, और 106 जो है ना वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, आप ये भी कह सकते हैं, हार गई। तकरीबन 707 सीटें उन्होंने ले ली, 106 सीटें एएमएल ने ले ली। ये इलेक्शन टोटल जो है ना 11 स्टेट में हुआ था, वो कांग्रेस जीत गई। और इसका जो रिज़ल्ट है वो फरवरी 1937 में आया था। इसके लिए इसे 1936 और 37 कहा जाता है, क्योंकि 36 में इलेक्शन स्टार्ट हुए, 37 में इनका रिजल्ट आया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है ना पूरे तरीके से फेल हो गई थी किसी भी स्टेट में अपनी गवर्नमेंट बनाने में, सिवाय 3 स्टेट के, जिसमें बंगाल, पंजाब और सिंध था। फिर ये होता है कि इनकी बेईमानी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस जीत चुकी होती है। उसके बाद कांग्रेस जो है ना मिनिस्ट्रीज रिजाइन कर देती हैं अक्टूबर और नवंबर के अंदर 1939। कांग्रेस छोड़ देती है सीट्स को। वो भी इसलिए क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो वायसराय थे, उन्होंने क्या कहा था कि पूछे बगैर ही इंडिया को भी वॉर के अंदर डिक्लेयर करा दिया था। और लोग यहाँ से जो ना ह्यूमन रिसोर्स मांग रहा था ब्रिटेन, तो इस वजह से कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया, जिसकी बिना पर हम 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस भी कहते हैं। फिर पाकिस्तान रेजोल्यूशन करारदाद पाकिस्तान 1940 में मंटो पार्क में पेश की जाती है, ठीक है। और इसको हम लाहौर रेजोल्यूशन भी कहते हैं और करारदाद पाकिस्तान भी कहते हैं। ये प्रेजेंट की थी मौलवी अब्दुल फजलुल हक ने, शेर बंगाल भी इनको कहा जाता है। और कम से कम वहाँ पर 1 लाख मुसलमान उस जगह पर मौजूद थे लाहौर के अंदर जब ये करारदाद दी गई। और इसमें ये कहा गया कि इट गेव न्यू वॉइस टू मुस्लिम गिविंग देम कॉन्फिडेंस। ब्रिटिश ऑफर ऑफ अगस्त 1940, वो इसमें ये होता है कि 8 अगस्त 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है एक वाइट पेपर इशू करती है, जिसमें ये कहते हैं कि हम जो वार ख़त्म हो जाएगी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली की बुनियाद रखेंगे, जो कि ये शो करती है, क्लियर चेंज देती है कि भाई इन्होंने अपनी अपनी अप्रोच को चेंज किया ब्रिटिश ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया की तरफ। और ये पहली बार हुआ था कि ब्रिटेन ने प्रॉमिस किया कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली की संग बुनियाद रखेंगे, और उसमें जो है इंडियन रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जिसमें तमाम जो भी मिनॉरिटीज़ हैं उनके राइट को सेफ गार्ड किया जाएगा। और तमाम जो है खौफ जो है मुसलमानों के ऊपर है गवर्नमेंट का, वो भी ख़त्म किया जाएगा, और डिमांड जो कांग्रेस की वो भी ख़त्म की जाएंगी। इस ऑफ़र की सिर्फ एक वजूहत ये थी कि वो चाह रहे थे कि किसी तरीके से सब कॉन्टिनेंट की तरफ से भी ह्यूमन रिसोर्स की हेल्प मिले वॉर के अंदर, ताकि हम उस वॉर को जीत सकें। ये सारे जितनी भी ऑफर्स दी गई थी वो सिर्फ इसलिए दी गई थी कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर हम उनकी हेल्प करें। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आता है और गांधी से मुलाकात भी होती है इनकी। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 में न्यू दिल्ली आता है और गांधी से इनकी बातचीत होती है। और बाकी जितने भी पॉलिटिशियन लीडर्स होते हैं उनसे इनकी बात वगैरह नहीं होती, ना उनसे कोई टॉक्स होती हैं, पर ये फिर भी अप्रैल 1942 में अपनी रिपोर्ट जमा करा देते हैं गवर्नमेंट को। इसी दौरान
क्विट इंडिया 1942 के अंदर मूवमेंट स्टार्ट होती है। और क्विट इंडिया मूवमेंट इसलिए स्टार्ट होती है कि गांधी इसमें स्टांस लेते हैं कि भाई जो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो लोग भेज रहे हैं आप वो गलत है, और इसलिए हमें क्या करना है कि हमें वो डिमांड करने लगे कि हमें इमीडिएट इंडिपेंडेंस दे दें, ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएं और हमें खुद मुख्तियार कर दें। और मिस्टर गांधी ने एक स्लोगन रखा था, डू और डाई। इसी वजह से जो इनके रिबेलियन में काफ़ी लोग जो हैं इसमें मारे भी गए, लगभग 940 लोग जो है इस रिबेलियन में मारे गए 4 मंथ के अंदर अंदर। और 1 करोड़ तक लगभग जो है ना स्टेट को नुकसान भी हुआ इस सारे मामलात में। तो इसके बाद जो है ना जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी उसकी डिमांड ये थी कि डिवाइड एंड क्विट। जिस तरह कांग्रेस डे डिमांड कर रही थी क्विट इंडिया, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी कि हमें डिवाइड कर दें और चले जाएं आप। जब उन्होंने देखा कि मुसलमानों ने कि ये जो मूवमेंट है ये ब्रिटिश के ख़िलाफ़ चल रही है, और इसमें फिर उन्होंने अपने आप को पीछे कर लिया इस मूवमेंट से। इसके बाद जिन्ना और गांधी के दरमियान टॉक होती हैं, जिन्ना गांधी टॉक्स जिसे हम कहते हैं 1944 के अंदर। राजगोपाल आचार्य का जो फार्मूला होता है वो पेश किया जाता है, जिसको CR फार्मूला भी कहा जाता है। ये राजगोपाल आचार्य ने जो फार्मूला दिया था वो इसलिए दिया था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में बातचीत भी नहीं कर रहे थे और कोई पॉलिटिकल इसका हल भी नहीं निकाल रहे थे। तो इन्होंने एक फार्मूला दिया ताकि इनके पॉलिटिकल इश्यूज को सॉल्व किया जाए, जिसके अंदर जो लीग की जो पोजीशन थी, वो लीग ये कह रही थी कि जो मुसलमान हैं और जो हिंदू हैं 2 नेशंस हैं, इसलिए मुसलमानों को उनके राइट दिए जाएं एज अ नेशन। और दूसरी साइड पे जो कांग्रेस थी वो जो इनके लीडर्स थे, हिंदू हो या मुस्लिम हो, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के आईडीए को रद्द कर रहे थे। तो उसमें राजगोपाल आचार्य ने ये दिया कि एडवाइस दी, जो कि मदारस से थे, इन्होंने प्रपोजल ये दिया कि कांग्रेस और जो लीग है ना, इनके जो प्रीडोमिनेंटली एरियाज हैं, जो रीजन्स हैं स्पेशली मुस्लिम्स के, तो वो वहाँ पर जो है ना उनको ये अलग कर लें, एज अ पाकिस्तान कंसिडर कर लें, और जितने भी वहाँ के मेजॉरिटी लोग होंगे मुस्लिम्स वो वहाँ चले जाएं। इसमें क्या हुआ कि इस फॉर्मूले को गांधी ने पोस्ट किया, और इसी तरह ये जो टॉक्स थी 1944 की ये भी फेल होती हैं। उसके बाद आता है वेवल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। इसमें ये होता है कि जून के अंदर जो है 1945 में वायसराय लॉर्ड वेवल जो है ना वो कॉन्फ्रेंस रखते हैं शिमला में, और प्रपोज करते हैं प्रपोज़ल कांग्रेस को और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो भी लीडर्स हैं उनको। तो उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि भाई जितने भी इंटीरियम सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टफोलियोज़ हैं वो सब दे दिए जाएंगे इंडियंस को। सिर्फ एक वार जो है ना, वार का जो पोर्टफोलियो है वो ब्रिटेन खुद को कैरी करेगा, किसी को भी नहीं देगा। यहाँ पर एक और ये बात थी कि जो पैरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन थी बिटवीन द मुस्लिम एंड कास्ट्स हिंदूज, ठीक है, देयर वाज अ डेडलॉक ओवर द मुस्लिम लीग डिमांड दैट ऑल 5 मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल शुड बी द नॉमिनीज ऑफ मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग ये चाह रही थी कि उनके 5 जो नॉमिनीज हों एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वो मुस्लिम लीग से हों। इसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस होती है 24 जून के अंदर 1945 के अंदर ही। जो लॉर्ड वेवल का जो प्लान होता है उसके थ्रू, और पॉलिटिकल लीडर्स जो है ना वो सब मिलते हैं जुलाई के अंदर और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस प्रॉब्लम को, कि जो रिप्रेजेंटेशन का प्रॉब्लम थी मुस्लिम सीट्स के ऊपर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ऊपर, जो 5 नॉमिनीज मांग रहे थे मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अब क्या होता है कि जनरल इलेक्शन होते हैं 1945 से 1946 तक। वेवल प्लान भी फेल हो गया था, तो इसकी वजह से लॉर्ड वेवल ने क्या किया कि जनरल इलेक्शन और प्रोविंशियल इलेक्शन जो है ना वो स्टार्ट कर दिए, और साथ साथ ही वायसराय ने अनाउंस कर दिया कि फॉर्मेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद द हेल्प ऑफ बोथ मुस्लिम एंड हिंदूज पार्टीज। और दोनों पार्टीज ने रिजेक्ट कर दिया, यानी कि कायद आज़म ने डिक्लेयर किया कि मुस्लिम वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनी सेटलमेंट लेस देन अ सेपरेट होमलैंड फॉर देम एंड ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। और उन्होंने ये कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कि हमें, एंड कांग्रेस ने ये किया कि प्रपोजल को जो ना वेग क्लियर कर दिया, इन एडिक्वेट एंड सेटिस्फैक्ट्री कहा, क्योंकि उसमें इनके जो इश्यूज हैं वो एड्रेस नहीं हो रहे थे इंडिपेंडेंस के। डिस्पाइट दिस बोथ पार्टीज लॉन्च इलेक्शन कैंपेन, क्योंकि वो उनको पता था कि इलेक्शन जो है ना वो इंडिया के फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है, एज द रिजल्ट वर टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग देयर स्टैंडिंग। सेंट्रल असम्बली इलेक्शन होते हैं दिसंबर 1945 के अंदर, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अपनी जो 30 से 30 जीत जाती हैं,
और प्रोविंशियल इलेक्शन होते हैं जनवरी 1946 के अंदर, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यहाँ पर भी 492 सीटों में से 428 सीटें जीत जाती हैं। और उसके बाद दिल्ली कन्वेंशन होता है 1946 के अंदर अंडर द कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और फिर प्राइम मिनिस्टर इटली जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान भेजते हैं 1946 के अंदर। उसके बाद पार्टीशन प्लान आता है 3 जून का प्लान। जो इसकी खसूसियात हैं वो ये हैं कि द लेजिस्लेचर ऑफ पंजाब एंड बंगाल शल डिसाइड वेदर द प्रोविंस शुड बी डिवाइडेड और नॉट। बंगाल और पंजाब के जो लोग हैं उनकी लेजिस्लेचर से बताएंगे कि वो डिवाइड होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते। स्टेट शुड बी फ्री एंड इंडिपेंडेंट टू ज्वाइन वन और द अदर country. A boundary commission shall be set up which will demarcate the boundaries of the countries. Both countries shall have their own governor general who will be executive head of their respective countries. Military assets shall be divided among two countries after partition. तो ये सब चीज़ें ये प्लान के अंदर डिस्कस की गई थी। उसके बाद आ जाता है आपका इंडियन एक्ट 1947। 14 जुलाई 1947 के अंदर द इंडियन independence bill was moved in the British Parliament, which became an act on 18 July 1947. According to this act, India was to be divided into two sovereign states of Pakistan and India, and the British control over India would come to an end on 15 of August 1947. The princely states were given the option to join one or the other country. The Act of 1935 was to remain in force until both country draft their own constitution. तो इस प्लान के बिल के थ्रू पाकिस्तान और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है 1947 के अंदर। तो बात कर लेते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कि कराची आए थे 7 अगस्त को, और इन्होंने वहाँ पर खिताब किया था अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के अंदर 11 अगस्त के अंदर एज इट इज़ फर्स्ट गवर्नर जनरल। उसके बाद इसमें 2 मेन फंक्शंस हैं। उन्होंने बताया था अपनी असम्बली के कि पहला सबसे पहले हमने काम करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पे काम करना है। सेकंड वाज टू एक्ट एज अ फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद बात करते हैं रेडक्लिफ अवार्ड की। द बाउंड्री commission appointed under the Indian Independence Act 1947 submitted its report commonly known as the Radcliffe Award. The Punjab Boundary Commission was constituted on June 30, 1947 as under Lord Cyril रेडक्लिफ, जो कि चेयरमैन थे आपके इंडिया और पाकिस्तान के डिवीजन में। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ पावर की बात कर लेते हैं। तो जो पावर ट्रांसफ़र सेरेमनी हुई थी वो कराची के अंदर हुई थी लॉर्ड माउंटबेटन और कायद-ए-आज़म के दरमियान, ठीक है, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली में इन्होंने खिताब भी किया था 15 अगस्त को। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सॉर्न एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। मिस्टर लियाकत अली खान वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो इस तरह हमने स्टार्ट किया था कि 1947 से जितने भी पिछले प्री हिस्ट्री के इवेंट थे वो कवर किए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान को भी आज़ाद करा दिया। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।